बोल्डर्स। अब चलिए बात करते हैं दूसरे तरह के पत्थरों के बारे में, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken into smaller fragments. These fragments are called sediments. तो अब जब igneous rocks बनते हैं तो हजारों लाखों सालों के दौरान ऐसा होता है कि रॉक्स रोल डाउन करते हैं, यानी कि नीचे गिरते हैं, उन रॉक्स में क्रैक्स आते हैं, रॉक्स एक दूसरे से टकराते हैं, और इन पूरे प्रोसेस के दौरान ये बेसिकली प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में रॉक्स के यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं। अब मान लीजिए जो बर्फ है, जैसे बर्फ क्या करती है, अगर किसी रॉक में ज़रा सा भी क्रैक हुआ तो उस क्रैक में पानी भर जाता है, और जब ठंडी आती है तो वो बर्फ़ बनता है और वो क्रैक बड़ा हो जाता है। अब वो क्रैक धीमे धीमे से बढ़ता चला जाता है और पत्थर टूट जाता है। अब पानी अगर कहीं से बह रहा है तो पानी पत्थरों को काटता है, वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटते हुए जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। तो अब ये पत्थरों से जो छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ या छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्स। अब होता क्या है, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These are called sedimentary rocks. अब ये जो पत्थरों से जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, इन टुकड़ों को हवा या पानी या बर्फ भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, यानी कि पहले तो उड़ा ले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। और जब हवा या पानी इन चीज़ों को दूर दराज के इलाकों में ले जाते हैं, फिर ये चीज़ें बैठ जाती हैं वहाँ जाके, तो इसे कहते हैं डिपॉजिट हो जाना। तो इस तरीके से एक परत बन जाती है। अब लाखों सालों के दौरान धीमे धीमे से इसी तरीके से परत बनती चली जाती है, और ये परत क्या होती हैं, कंप्रेस होती रहती हैं, क्योंकि जब ये परत बनते रहती हैं तो इन पे प्रेशर बढ़ता रहता है, और धीमे धीमे वक्त के साथ ये लेयर्स हार्ड होती चली जाती हैं और लेयर्स ऑफ रॉक बन जाती हैं। आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स नज़र आएंगी आपको, और इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब जैसे सैंड के जब परतें बनती रहती हैं और इन परतों के कंप्रेस और हार्ड होने से जो पत्थर बनता है वो है सैंडस्टोन। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक परत बनती है, फिर दूसरी परत बनती है, और इस तरह से परत बनती चली जाती हैं, और ये प्रोसेस जो है ये सैकड़ों सालों के दौरान का प्रोसेस है। तो इस बीच होता ये है कई बार कि मान लीजिए वो लेयर बन रही हैं, इसी दौरान वहाँ पेड़ पौधों से के कुछ पत्तियाँ गिर गईं, या कोई जानवर आके जानवर मर गया, या वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंजाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ आ गए, तो ये परत बनते चली जाती हैं और ये चीज़ें उसमें मिलती चली जाती हैं। और परत बनते बनते जब ये पत्थर बनते हैं तो इन पत्थरों के बीच में ये चीज़ें रह जाती हैं, और इन चीज़ों को कहा जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस ज़माने में ज़िंदा थे और इन पत्थरों के बीच पाए जाते हैं। Fossils are remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks. अब ये fossils क्या होते हैं आपको बता चुका हूँ, remains होते हैं बस, जो अवशेष बच गए उन मरे हुए पेड़ पौधों के और जानवरों के उन layers of rocks में। तो sedimentary rocks जो इस तरह layers से बनते हैं उनमें ये fossils पाए जाते हैं। तो अब हमारा अगला मुद्दा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो टर्म है मेटामॉर्फिक, पहले आप इस टर्म को समझ लीजिए। तो ये टर्म बेसिकली एक प्रोसेस है, ये कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिक ये क्या है, एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ जब अपना फॉर्म बदल लेती है तो वो मेटामॉर्फिक हो जाती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। आप एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड को आग में रख दीजिए, ब्रेड जल गई।
तो क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, यानी कि ब्रेड का फॉर्म चेंज हो गया। अब ये मेटामॉर्फिक आप कह सकते हैं। आप आलू लीजिए, आलू को आग में रख दीजिए, आलू जल गया, तो अब ये जला हुआ आलू है, ये जली हुई ब्रेड है, दोनों जले हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये ब्रेड है, भले ही जली हुई है, ये आलू है, भले ही जला हुआ है, दोनों जले हैं, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये उस चीज़ से चेंज हुए फॉर्म्स हैं, इस वजह से इन्हें मेटामॉर्फिक कहा जाएगा। आप समझिएगा इस चीज़ को, मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ जब अपना फॉर्म बदलती है तो उसे मेटामॉर्फिक कह दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मेटामॉर्फिक एक जैसे हों। Igneous and sedimentary rocks can change under great heat and pressure and they are called metamorphic form of that rock. अब जो igneous या sedimentary rock होते हैं, जब इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है इनमें, या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इनमें, तो ये चेंज होते हैं, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है और तब ये बनते हैं मेटामॉर्फिक फॉर्म उस पत्थर के। अब इसका क्या मतलब, एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। जैसे क्ले एक पत्थर होता है, जब इसमें हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में। और लाइमस्टोन ये जो पत्थर होता है, इसमें जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज हो जाता है मार्बल में। तो ये जो स्लेट है ये मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा, जो मार्बल है इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा, यानी कि ये किसी पत्थर के चेंज्ड फॉर्म है। ये लाइमस्टोन का चेंज्ड फॉर्म है, ये क्ले का चेंज्ड फॉर्म है। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक पत्थर होता है शेल, इसमें जब बहुत हीट पड़ती है तो ये चेंज हो जाता है स्लेट में। अगर इसमें और भी ज़्यादा हीट पड़ जाए तो ये चेंज हो जाता है एक दूसरे पत्थर में, जिसे कहते हैं शीस्ट। अब इस शीस्ट पत्थर में भी अगर और ज़्यादा हीट पड़ जाए तो ये एक नया पत्थर बन जाता है, जिसे कहते हैं नीस। तो मतलब वही पत्थर है, उसमें जब हीट और प्रेशर बढ़ता चला जाता है तो वो अलग अलग फॉर्म्स लेता है। एट लास्ट ऑल रॉक्स बिकम मैग्मा। और अगर किसी भी पत्थर में आप बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर डाल दो तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसी लावा में कन्वर्ट हो जाएगा जिस लावा से पहले इग्नियस रॉक बना, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। यानी कि वो सब चीज़ें मैग्मा से ही बने, तमाम तरह के रॉक्स और वापस मैग्मा में ही मिल जाने हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है रॉक साइकिल। तो ये रॉक साइकिल का क्या मतलब है? ये बेसिकली वही साइकिल है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो मैग्मा होता है, यानी कि जो लावा होता है, इस लावा के ठंडे होने के बाद और सूखने के बाद बनते हैं इग्नियस रॉक्स। अब ये इग्नियस रॉक्स के जब छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहते हैं और ये एक परत के ऊपर परत बनाते चले जाते हैं तो इग्नियस रॉक से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और अगर हीट और प्रेशर पड़ता है इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पे तो ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक में भी हीट और प्रेशर पड़ता रहे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं मैग्मा में, यानी कि लावा में। तो ये जो साइकिल बनी, इसी साइकिल को कहते हैं रॉक साइकिल। तो अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसी चीज़ को अब लफ्ज़ों में देखते हैं। यही चीज़ है, बस डिस्क्राइब करा गया है। One type of rock changes into another type under certain conditions in cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. जब एक तरह का पत्थर चेंज हो जाता है किसी दूसरे पत्थर में और ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, यानी कि एक साइकिल के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक का, यानी कि रॉक यानी कि पत्थर अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, इसी चीज़ को कहते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, एक टाइप से दूसरे टाइप का बनते चले जा रहा है, इस चीज़ को कहते हैं रॉक साइकिल। When molten magma cools, it becomes igneous rock.
These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. जब molten magma ठंडा होता है तो ये igneous rock बनाता है। ये igneous rock धीमे धीमे वक्त के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, जिनको हवा या पानी पहले ट्रांसपोर्ट करता है, किसी जगह में ले जाता है और ये चीज़ें वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं और इससे लेयर बनते चली जाती हैं, तो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. अब ये जो igneous और sedimentary rocks हैं, इन पे जब heat और pressure पड़ता है तो ये change हो जाते हैं metamorphic rock में। ये अपना form change करते हैं और metamorphic form में आ जाते हैं। The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. अब ये metamorphic rock में अगर फिर भी और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़े तो ये मेल्ट डाउन हो जाते हैं, यानी कि वापस से पिघल जाते हैं और मैग्मा बन जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है मिनरल्स। तो जैसा कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि किस चीज़ को आप पत्थर कह सकते हो, उसका एक पैरामीटर ये था कि उस चीज़ में मिनरल होना चाहिए। और जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपके हाथ में एक पत्थर रख दूं और एक फूल रख दूं तो आप कैसे ये बताओगे कि कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ पत्थर नहीं है। तो उस चीज़ का बेसिस ये था कि पत्थर में मिनरल है और जबकि जो फूल है उसे आप मिनरल नहीं कह सकते हो। तो ये मिनरल का क्या मतलब होता है? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब दुनिया में जितने भी पत्थर हैं वो अलग अलग मिनरल्स से बने होते हैं। हर पत्थर में अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मिनरल्स होते हैं ये सबसे पहली बात ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी कि ये नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। इनमें कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो देखने सुनने में वो चीज़ कैसी है, और इनमें क्या होता है डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज और डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो डेफिनेशन है मिनरल्स की आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है बहुत वेग डेफिनेशन है। क्योंकि आप लोग क्लास 7th के लेवल पे हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है इस डेफिनेशन को। तो ये डेफिनेशन अपना एसेंस खो चुकी है। तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। तो बेसिक डेफिनेशन ये है मिनरल की कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर में पाई जाती है और उस चीज़ में कार्बन नहीं होता है। अब ये कार्बन का क्या खेल है, इस चीज़ को आप आगे के क्लासेस में सीखोगे। जब आप क्लास 9th 10th और उसके ऑनवर्ड्स जब आप पढ़ाई करोगे तो तब आप जानोगे ये कार्बन का क्या खेल होता है। ये कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें जान है, उस चीज़ के जो फिजिकल बॉडी है उसमें कार्बन ज़रूर होगा। तो मिनरल बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर में पाया जाता है, लेकिन उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन नहीं होना चाहिए, ये सबसे खास चीज़ है मिनरल की। Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels. For example, coal, natural gas and petroleum. अब ये जो minerals होते हैं ये ह्यूमन काइंड या इंसानियत के लिए बहुत काम की चीज़ हैं। कई सारे जो मिनरल्स हैं वो फ्यूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि ईंधन के तौर पे, जैसे कि जो कोयला है, नेचुरल गैस है और जो पेट्रोलियम है। ये तमाम चीज़ें हम इंसान फ्यूल्स के तौर पे या ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो इन चीज़ों को हम मिनरल्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में कार्बन होता है। कोल में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम, तीनों में कार्बन होता है। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाए तो हम कह भी सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है तो ठीक दिया है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicines, in fertilizers, etc.
अब ये मिनरल्स कई और तरह के होते हैं। उन मिनरल्स में से ही आप कह लीजिए आयरन यानी कि जो लोहा है, जो एल्यूमिनियम है, गोल्ड है यानी कि जो सोना है, इसके अलावा जो यूरेनियम है, ये तमाम तरह के मिनरल्स कई सारे यूजेस किए जाते हैं इनसे। जैसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, तो तमाम तरह की यूज़ किए जाते हैं इन मिनरल्स का। तो ये चीज़ रही पूरे मिनरल्स की बात। और अगर आपके एग्ज़ाम्स में लिखने की बात हो तो ये चीज़ आप मत लिखिएगा। ये जो कार्बन वाली बात है ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई। आप अपने एग्ज़ाम्स में लिखिएगा यही चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है। और ये जो कार्बन का जो खेल है ये आप अगले आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो ये था क्लास 7th ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। चलिए फिर, थैंक यू।